वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास इज लाइव नाउ। क्लास लाइव हो चुकी है 4 मार्च 2021। आप जानते हैं सभी लोगों को वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर क्लियर सुनाई दे रहा है? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। ओके ना जी? हाँ जी, जल्दी से बताइए कि हम लोग लास्ट हिस्ट्री में कहां तक पहुंचे थे। उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सब कुछ क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और आप जानते हैं कि मेडिवल इंडिया में हम शुरुआत कर चुके थे पढ़ने की दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक का पीरियड है, यानी 320 साल का पीरियड। और इसमें हम बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में। और लास्ट चर्चा कर चुके थे इल्तुतमिश के बारे में। और हमें शुरुआत करनी है रजिया सुल्तान से। बिल्कुल, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और इसमें हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक का ही पीरियड कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश, सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो है स्लेव डायनेस्टी, या जिसे आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया। और इल्तुतमिश ही भारत के इतिहास का सबसे पहला सुल्तान भी कहलाता है, क्योंकि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ही किसको दी गई? इल्तुतमिश को दी गई। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान अपने पुत्रों में से किसी को नहीं, बल्कि अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया। लेकिन इल्तुतमिश के मर्जी के खिलाफ 1236 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा। और हम सब जानते हैं कि बस इसी का विद्रोह करते हुए दिल्ली की जनता का साथ मिला रजिया को। और रजिया ने ही अपने बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया। और गुलाम वंश में दिल्ली की अगली सुल्तान बनी रजिया सुल्तान। और 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन रहा रजिया सुल्तान का। और आप जानते हैं इस समय तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो कहां आ चुकी थी? दिल्ली। क्योंकि इल्तुतमिश ही अपने शासनकाल में राजधानी को लाहौर से कहां ले आया था? दिल्ली ले आया था। रजिया सुल्तान, आप जानते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक ही किसको माना जाता है? रजिया सुल्तान को माना जाता है। तो लिखेंगे शी वॉज फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी।
शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना तो रजिया सुल्तान से पहले और ना ही रजिया सुल्तान के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के सिंहासन पर किसी महिला ने शासन किया हो। लेकिन जिस समय रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी और दिल्ली के तख्त पर बैठी, उस समय आप जानते हैं कि महिलाओं को हिजाबों में रहना होता था, यानी पर्दों में रहना होता था, और महिलाओं को पर्दों से बाहर आने की परमिशन ही नहीं थी, अनुमति ही नहीं थी। लेकिन ऐसे में पर्दा प्रथा का पूरी तरीके से त्याग किया था रजिया ने। ये सर पर टोपी पहना करती थी, मर्दों की पोशाकें पहनकर अपने दरबार में जाकर न्याय भी किया करती थी, और इसी बोल्डनेस की वजह से लोग इसे रजिया बेगम नहीं बल्कि रजिया सुल्तान कहा करते थे। ये इतिहास में रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जब रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी तो एक महिला का शासक बनना नहीं हजम हुआ लोगों से। और ध्यान रखेंगे, इसके सुल्तान बनते ही सबसे पहले इसी के दूसरे नंबर का भाई, जिसका नाम था बहराम शाह, वो इसके खिलाफ हुआ और इसे सिंहासन से हटाने की रणनीति और स्ट्रेटेजीज बनाने लगा। और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो भी अमीर वर्ग था या जो भी मंत्रिमंडल था, वो कोई भी रजिया को सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम थी कि एक महिला दिल्ली सल्तनत पर कैसे शासन कर सकती है। और इल्तुतमिश के द्वारा जो दल चालीसा बनाया गया था, या जो 40 गुलामों का एक दल बनाया गया था, वो भी रजिया सुल्तान के लिए नहीं बल्कि वो भी किसके अंडर हो गया, बहराम शाह के। क्योंकि वो भी बहराम शाह के लिए कार्य करने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें भी तो 40 के 40 क्या थे, मर्द ही थे। इसीलिए बहराम शाह रजिया के खिलाफ हुआ और उसको मरवाने और उसको सिंहासन से हटाने की साजिश बनाने लगा। लेकिन रजिया सुल्तान के ही दो सबसे खास और सबसे विश्वास पात्र लोग रजिया के द्वारा इक्तदार नियुक्त किए गए, रजिया ने ऐतगीन नाम के व्यक्ति को इक्तदार नियुक्त किया बदायूं का। और अल्तुनिया नामक व्यक्ति को इक्तदार नियुक्त किया गया पंजाब के भटिंडा नामक स्थान का। बदायूं का इक्तदार बना दिया गया ऐतगीन को, और अल्तुनिया को बना दिया गया पंजाब के भटिंडा का इक्तदार, जो दोनों ही इनिशियली शुरुआत में विश्वास पात्र थे किसके, रजिया के। लेकिन हालात तब खराब हुए, हालात तब बिगड़े जब रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ एक निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ। ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ जिसका नाम था याकूत खान। ये याकूत खान कौन था, ध्यान रखेंगे, ये एक अबसीनियाई हबसी हुआ करता था, और इनिशियली इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश की रसोई में खानसामा या कुक के रूप में काम किया करता था। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे अपने घोड़े के रखरखाव के लिए नियुक्त किया, और जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठा करता था तो यही याकूत खान अपने हाथों पर इल्तुतमिश का पांव रखवाकर उसे घोड़े पर बैठने में मदद किया करता था, और उसके घोड़े का रखरखाव करने का कार्य, उसे नहलाने धुलाने का कार्य, उसको चारा खिलाने का काम किया करता था ये याकूत खान। लेकिन इल्तुतमिश तो चल बसा, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की सुल्तान बन गई रजिया। अब याकूत खान वही काम रजिया के घोड़े के लिए किया करता था, और जब रजिया घोड़े पर बैठा करती थी तो अपने हाथों पर रजिया के पांव रखवाकर उसे घोड़े पर बिठाया करता था। बस ऐसे करते करते ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, और ये रजिया का क्या बन गया,
प्रेमी बन गया, लवर बन गया। इतिहासकार कहते हैं कि एक निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चलाना ही रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि ये रजिया का सबसे विश्वास पात्र, सबसे करीबी और सबसे खास व्यक्ति बन गया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण पोस्ट भी रजिया के द्वारा याकूत खान को दे दी गई और इसे बना लिया गया अमीर आखूर। इसको रजिया सुल्तान के द्वारा दिल्ली सल्तनत का अमीर आखूर बना दिया गया। अब ये अमीर आखूर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो डिपार्टमेंट, वो विभाग जहां पर शाही घोड़े बंधा करते थे, जो शाही अश्वशाला हुआ करती थी, उसी विभाग को दीवाने आखूर कहा जाता था। और उसी शाही अश्वशाला का जो प्रधान हुआ करता था, उसी को अमीर आखूर कहा करते थे। तो रजिया ने याकूत खान को अपना अमीर आखूर बना लिया। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई पंजाब में अल्तुनिया को, क्योंकि अल्तुनिया बचपन से ही रजिया को पसंद किया करता था। रजिया की बचपन, भाई अल्तुनिया के बचपन की मोहब्बत हुआ करती थी कौन, रजिया। और जब अल्तुनिया को इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो सबसे पहला विद्रोह ही किसके द्वारा कर दिया गया, अल्तुनिया के द्वारा कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1240 ईस्वी में पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। या अल्तुनिया का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया या अल्तुनिया का विद्रोह जो इसने पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर किया, और अल्तुनिया के द्वारा खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। और इसने कहा कि अब मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर इक्तेदार के रूप में कार्य नहीं करूंगा, अब मैं पंजाब का स्वतंत्र शासक हूं। और जब अल्तुनिया के द्वारा विद्रोह किया गया तो रजिया सुल्तान और याकूत खान दोनों अपनी सेनाएं लेकर पंजाब गए इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना के बीच में लड़ाई हुई, घमासान हुआ, लेकिन अल्तुनिया की सेना ज्यादा पावरफुल साबित हुई। और आप जानते हैं अल्तुनिया के द्वारा इस याकूत खान की हत्या कर दी गई और रजिया की सेना को पराजित करके अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। और जब रजिया सुल्तान को बंदी बनाया गया, उसको कैद कर लिया गया, तो जब ये गुप्तचरों से बात दिल्ली पहुंची तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसका, बहराम शाह का। क्योंकि जो काम बहराम शाह करना चाहता था वो पंजाब में किसने कर दिया, अल्तुनिया ने। और बहराम शाह को लगा कि अब डेफिनेटली अल्तुनिया रजिया सुल्तान की हत्या करवा देगा। इसीलिए जैसे ही रजिया कैद की गई तो तुरंत दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान बनकर बैठ गया बहराम शाह। लेकिन कहानी में नया मोड़ आया, कहानी में ट्विस्ट आया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो शर्तें रखी और कहा, या तो आप दिल्ली सल्तनत मुझे सरेंडर कर दीजिए, मुझे समर्पित कर दीजिए, और यदि ऐसा नहीं कर सकती हैं तो मुझसे विवाह कर लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली यदि रजिया अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेगी तो भी दिल्ली सल्तनत पर अधिकार अल्तुनिया का हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत नहीं देना चाहती थी और किसी न किसी तरीके से उसे कैद मुक्त भी होना था। इतिहासकार कहते हैं कि इसीलिए शायद कैद मुक्त होने के लिए ही रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि याकूत खान भी मारा जा चुका था, अब रजिया के पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसीलिए ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट, इसी विद्रोह के दौरान रजिया गॉट मैरिड विद अल्तुनिया। रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। रजिया गॉट मैरिड विद अल्तुनिया। रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। और जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने विवाह कर लिया तो अब दोनों का अगला उद्देश्य था वापस लौटकर दिल्ली जाना और बहराम शाह से सिंहासन को वापस प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही दोनों पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़े और जैसे ही गुप्तचरों से ये बात कहां पहुंची, बहराम शाह तक पहुंची, तो पांव तले जमीन खिसक चुकी थी बहराम शाह के। क्योंकि वो जानता था अभी तक तो केवल एक ही मुसीबत थी रजिया, अब एक मुसीबत और वो लेकर आ रही थी। कहां से, पंजाब से।
बहराम शाह बौखलाया और बहराम शाह ने तुरंत दल चालीसा के 40 गुलामों को 40 प्रशासकों को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर रास्ते में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दीजिए। किसी भी कीमत पर दोनों दिल्ली वापस नहीं लौटने चाहिए। और जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों मिलकर पंजाब से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने रात में विश्राम करने के लिए अपना शिविर कहां पर लगाया? हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। और ध्यान रखेंगे, जब आधी रात को कैथल में शिविर लगाकर रजिया सुल्तान विश्राम कर रही थी तो यही दल चालीसा के 40 गुलाम गए और जाकर रजिया सुल्तान के शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही रजिया सुल्तान उन 40 गुलामों के द्वारा घेरी गई तो आप जानते हैं इसी सिचुएशन पर गाना बना कि रजिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि रजिया वाकई में गुंडों में फंसी थी। और वो गुंडे कौन थे? दल चालीसा के वो 40 गुलाम जो बहराम शाह के द्वारा भेजे गए थे। और आप जानते हैं इस विद्रोह के बाद 1240 ईस्वी में ही दल चालीसा किल्ड रजिया एंड अल्तुनिया इन कैथल। और ध्यान रखेंगे 1240 ईस्वी में ही कैथल नामक स्थान पर दल चालीसा के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। और क्योंकि रजिया की हत्या हुई हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, इसीलिए ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान का टॉम्ब या रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहां पर है? कैथल में, जो वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में। फाइनली रजिया सुल्तान को रास्ते से हटाकर, सिंहासन से हटाकर उसी का भाई बहराम शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बना। और 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना बहराम शाह। तो नेक्स्ट लिख लीजिए बहराम शाह। 1240 से 1242। लेकिन जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, जैसे ही सिंहासन पर बैठा, दिमाग में सबसे पहली यही बात आई कि यदि मैं दल चालीसा के 40 गुलामों की मदद से दिल्ली के सुल्तान की हत्या करा सकता हूं तो अब मैं खुद ही क्या हूं? दिल्ली का सुल्तान। ये काम कोई मेरे साथ भी कर सकता है। इसीलिए बहराम शाह ने सोचा कि एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा पद होना चाहिए जो मेरा सबसे करीबी, विश्वास पात्र और खास व्यक्ति हो, लेकिन दल चालीसा का हेड हो। तो बस फिर क्या था, बहराम शाह के ही द्वारा एक न्यू पोस्ट बनाई गई, एक नए पद का निर्माण किया गया। जिसे कहा जाता था नायब ए मुमलकात। जिसे कहा जाता था नायब ए मुमलकात। बहराम शाह के द्वारा ही नायब ए मुमलकात का पद बनाया गया, जो बेसिकली दल चालीसा के ही 40 गुलामों का हेड हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला नायब ए मुमलकात एतगीन को बना दिया गया। वही एतगीन जो बदायूं का इख्तिदार हुआ करता था, क्योंकि यही सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ बहराम शाह का, क्योंकि इसी ने रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने में मदद की थी। किसकी? बहराम शाह की। बहराम शाह के शासनकाल में अगली महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई, लिखेंगे 1241 ईस्वी में, इसी के समय में हुआ फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर। इसी के शासनकाल में हुआ दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण।
आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए आया था। कहने का मतलब मंगोलों की सेना पहले भी हिंदुस्तान में आ चुकी थी 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि चंगेज खान का उद्देश्य जलालुद्दीन मंग बरनी की हत्या करना था, और वो जलालुद्दीन मंग बरनी की हत्या करके सिंध से ही वापस मंगोलिया लौट गया था। उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। मंगोलों की सेना दूसरी बार हिंदुस्तान में आई, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण था, जो मंगोल सेनापति तेर बहादुर के द्वारा किया गया, और उसने लाहौर को नष्ट भी कर दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो मंगोल सेना थी वो कभी भी दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने में सफल नहीं हो पाई। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने सबसे पहले अटैक किया तो वो किसके शासनकाल में किया? बहराम शाह के शासनकाल में किया। केवल 1240 से 1242 ईस्वी तक ही बहराम शाह शासन कर पाया कि 1242 ईस्वी में 1242 में बहराम शाह के ही भतीजे ने इसकी हत्या कर दी। बहराम शाह का भतीजा जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था, उसी ने इसकी हत्या की और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया मसूद शाह। 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक, 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान मसूद शाह रहा। एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 4 साल शासन किया और 4 साल शासन करने के बाद इसे सिंहासन से हटाकर गुलाम वंश का अगला शासक बना नसीरुद्दीन महमूद। बारह सौ 46 से लेके 1265 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद, जो कि एक अयोग्य सुल्तान था, लेकिन ध्यान रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद ने ही अपना वजीर नियुक्त किया। भाई दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। इसने अपना वजीर नियुक्त किया बलबन नाम के व्यक्ति को। और ये बलबन कौन था? भाई हम जानते हैं, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ, उसी तरीके से इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था बलबन, जो दल चालीसा का भी सदस्य हुआ करता था जब दल चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। लेकिन ये जो बलबन था, ये नसीरुद्दीन महमूद की ही सेवा में हुआ करता था, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नसीरुद्दीन महमूद से किया था। कहने का मतलब, जो नसीरुद्दीन महमूद था ये बलबन का दामाद भी लगता था, और बलबन को ही नसीरुद्दीन महमूद ने अपना वजीर नियुक्त किया और इसे उलूग खान की उपाधि दी। कहने का मतलब, अगर बलबन की जगह कहीं पर उलूग खान लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा बात किसकी हो रही है? बलबन की हो रही है, क्योंकि यही उलूग खान भी कहलाता है, जिसका मतलब होता है विश्व का खान। लेकिन क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद एक अयोग्य सुल्तान था, इसीलिए नसीरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी की सारी पावर और अथॉरिटी ही किसको दे रखी थी? बलबन को। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि बलबन इतना होशियार व्यक्ति था कि उसने दिल्ली में लगभग 20 साल तक तो वजीर रहकर शासन किया, और उसके बाद लगभग 20 साल तक ही दिल्ली का सुल्तान बनकर। क्योंकि जब तक नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान रहा, तब तक प्रैक्टिकली और वर्चुअली बलबन ही दिल्ली में शासन किया करता था। लेकिन जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली का सुल्तान खुद कौन बन गया? बलबन। लिखेंगे गियासुद्दीन बलबन।
गियासुद्दीन बलबन, जो लगभग 1265 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। गियासुद्दीन बलबन, ध्यान रखेंगे द एक्चुअल नेम ऑफ गियासुद्दीन बलबन या गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन हुआ करता था। इसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया था। ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था और जब इल्तुतमिश ने दल चालीसा शुरू किया था तो उसका भी एक्टिव मेंबर बलबन हुआ करता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में 1265 से लगभग 1287 ईस्वी तक बलबन ने शासन किया। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था, जो खुद को गॉड या शैडो ऑफ गॉड कहा करता था। वो बलबन था, क्योंकि बलबन के ही द्वारा जिल ए इलाही की उपाधि ली गई थी। बलबन ने ही जिल ए इलाही की उपाधि धारण की, जिसका मतलब ही क्या है? अल्लाह की परछाई या शैडो ऑफ गॉड। लेकिन जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आई कि हर फसाद की जड़ है ये दल चालीसा के 40 गुलाम, क्योंकि ये किसी के भी साथ बगावत कर सकते हैं। इवन जब नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान था तो उस समय दल चालीसा के 40 लोग नसीरुद्दीन महमूद के लिए नहीं बल्कि बलबन के लिए काम किया करते थे। इसीलिए बलबन ने डिसाइड किया सबसे पहले मैं अंत ही किसका करूंगा? इस दल चालीसा का। इसीलिए बलबन ने दिल्ली का सुल्तान बनते ही किया, लिखेंगे एबोलिशन ऑफ दल चालीसा। बलबन के ही द्वारा दल चालीसा का अंत किया गया। बलबन के ही द्वारा दल चालीसा का अंत किया गया। दल चालीसा के 40 गुलामों को एक साथ मरवा डाला। किसने? बलबन ने। और जब बलबन ने ऐसा किया तो आप जानते हैं कि बलबन के खिलाफ दिल्ली की जनता ने विद्रोह करने की कोशिश की। और जब विद्रोह करने की कोशिश की तो बलबन स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। और बलबन ने ऐलान करवाया यदि किसी भी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की तो उसे केवल एक बार बताया जाएगा और यदि बात नहीं समझ में आती तो तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लौह और रक्त की नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा बलबन ऑल्सो स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। बलबन के ही द्वारा सिजदा और पाइबोस की प्रथा शुरू की गई। बलबन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। बलबन के ही द्वारा सिजदा और पाइबोस की प्रथा शुरू की गई। बलबन ने ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने सर झुकाएगा, जिसका मतलब है सिजदा करना, और फिर वो लेट के मेरे पांव चूमेगा, जिसका मतलब है पाइबोस करना। सिजदा और पाइबोस की प्रथा लंबे समय तक हिंदुस्तान में चलती रही और आप जानते हैं कि सबसे पहले मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने आकर इस पर प्रतिबंध लगाया था और इस प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म किया गया औरंगजेब के द्वारा,
क्योंकि औरंगजेब ऐसा कहा करता था कि यदि सर झुकाना है तो केवल खुदा के सामने, अल्लाह के सामने झुकाइए। कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा, सिजदा और पायबोस नहीं करेगा। इसके अलावा बलबन ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल। बलबन के द्वारा ही एक नए त्योहार को मनाने की भी शुरुआत की गई। बलबन के ही द्वारा एक नए त्योहार को भी मनाने की शुरुआत की गई, जिसे नवरोज या नौरोज कहा जाता था, और विच वॉज बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर, जो फारसी नववर्ष कहलाता था। फारसी नववर्ष को ही, पर्शियन न्यू ईयर को ही क्या कहा जाता है? नवरोज या नौरोज कहा जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज भी नवरोज का त्योहार मनाया जाता है। आने वाला है भाई, हर साल 21 मार्च को होता है, क्योंकि 21 मार्च को ही पर्शियंस या फारसी लोग क्या मानते हैं? नव वर्ष मानते हैं। इसके अलावा इन 1287 ईस्वी में हुआ सेकंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली। दिल्ली पर या दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का द्वितीय आक्रमण। बलबन के ही समय में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरी बार आक्रमण हुआ। नोट कीजिए फटाफट। जी, 1287 ईस्वी में बलबन के ही शासनकाल में मंगोलों की सेना ने दूसरी बार दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। और जब मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण हुआ तो उस समय पंजाब का इक्तेदार बलबन का ही एक बेटा हुआ करता था। बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम शहजादा मोहम्मद था और एक का नाम आप जानते हैं बुगरा खान था। उस समय बलबन ने पंजाब का इक्तेदार, उस समय बलबन ने पंजाब का इक्तेदार अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया था। इसीलिए जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो मंगोलों के आक्रमण को फेस करने के लिए या मंगोलों के आक्रमण को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कौन गया? शहजादा मोहम्मद गया। लेकिन ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग दैट अटैक, लेकिन इस आक्रमण के दौरान बलबन्स सन शहजादा मोहम्मद डाइड। लेकिन इसी आक्रमण के दौरान
बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई तो वो बलबन जो लौह और रक्त की नीति चलाया करता था और बात बात पर सर धड़ से अलग कर दिया करता था, वो बलबन जब उसके खुद के पुत्र की मृत्यु हुई, जब उसका खुद का बेटा मरा, तो अपने बेटे की मृत्यु को सहन नहीं कर पाया बलबन। आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में पुत्र वियोग से मरने वाला सुल्तान किसे कहा जाता है? ही वॉज बलबन। और जब इसके बेटे की मृत्यु हुई तो उसी वर्ष 1287 में ही लिखेंगे बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर ही बलबन की मृत्यु हुई। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर ही 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई और दिल्ली में मरा। इसीलिए बलबन का मकबरा भी कहां पर है? दिल्ली में। बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का ही ग्रैंड सन, बलबन का ही पोता दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया गया, जो कि एक अयोग्य सुल्तान था जिसका नाम था कैकुबाद। जो 1287 से लेके 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सुल्तान रहा। और ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा पंजाब का इक्तेदार नियुक्त किया गया मलिक फिरोज नामक व्यक्ति को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैकुबाद एक कमजोर और अयोग्य सुल्तान था, उसी की अयोग्यता का फायदा उठाकर मलिक फिरोज के ही द्वारा उसके खिलाफ विद्रोह करके उसे सिंहासन से हटा दिया गया और कैकुबाद को हटाकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान एक अल्पवयस्क व्यक्ति को बनाया गया जिसका नाम था कैमुर्स, जो 1290 में दिल्ली का या गुलाम वंश का सुल्तान बना। और यही कैमुर्स, ध्यान रखेंगे, इज कंसीडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। यही कहलाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, लेकिन केवल कुछ ही दिन तक शासन कर पाया। कैमुर्स अल्पवयस्क था, ये तो वयस्क ही नहीं था। इसी का फायदा उठाया किसने? मलिक फिरोज ने। और मलिक फिरोज ने ही कैमुर्स की हत्या करवाकर इसको सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद, स्लेव डायनेस्टी के बाद अगला वंश आया, अगली डायनेस्टी आई, जिसे हम जानते हैं खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से। हेडिंग डाल लीजिए, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा? खिलजी क्रांति किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, जो मलिक फिरोज था, मलिक फिरोज के द्वारा कैकुबाद को सिंहासन से हटाकर कैमुर्स को सुल्तान बनाना और फिर कैमुर्स की हत्या करके खुद खिलजी वंश की स्थापना करना, यही जो घटनाक्रम है, यही खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, जो मलिक फिरोज के द्वारा की गई थी। और यही मलिक फिरोज
खिलजी वंश का संस्थापक हुआ, जिसे हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम रूलिंग पीरियड या सबसे कम शासन काल ही किसका रहा? खिलजी डायनेस्टी, जो केवल कितना है? 30 वर्ष का। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का संस्थापक बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से लेके 1296, 1290 से लेके 1296 तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। और आप जानते हैं कि हिज एक्चुअल नेम वॉज मलिक फिरोज। इसी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में 1293 ईस्वी में हुआ अटैक ऑन देवगिरी। देवगिरी पर आक्रमण। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में देवगिरी पर आक्रमण हुआ। और ध्यान रखेंगे, देवगिरी वॉज इन महाराष्ट्र, जो कि कहां पर था? महाराष्ट्र में था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही समय में जो देवगिरी पर आक्रमण हुआ, जो महाराष्ट्र में था, इसी को कंसीडर किया जाता है कि यह मुसलमानों का दक्षिण भारत में सबसे पहला अटैक था। दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया। इसी को दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया। इसे दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक दक्षिण की तरफ अटैक करने के लिए नहीं गया था। और ध्यान रखेंगे, इस समय देवगिरी का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच संधि हुई थी। लेकिन हम सब जानते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, जो इसका दामाद भी था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, जो उसका दामाद भी था, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जिसका वास्तविक नाम अली गुरशस्प था या अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। और इसी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इक्तिदार बनाया गया था कड़ा नामक स्थान का। कड़ा बेसिकली जो आज उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है, वही पहले कड़ा कहलाता था, जहां का इक्तिदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी।
और हम सब जानते हैं बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य ही क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सिंहासन से हटाकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना या दिल्ली सल्तनत का तख्त प्राप्त करना। ध्यान रखेंगे इन 1296 ईस्वी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स या मंगोलों का तीसरा आक्रमण। और हम सब जानते हैं पद्मावत मूवी में हम देख भी चुके हैं जब मंगोलों के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया गया, तो आप जानते हैं कि इसी मंगोलों के आक्रमण को डिफेंड करने के लिए भेजा गया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी मंगोलों के आक्रमण में लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन डिफीटेड मंगोलॉइड्स, अलाउद्दीन के द्वारा मंगोलों को पराजित कर दिया गया। और मंगोलों को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट आया कहां पर, अपने इक्ते में जो कड़ा हुआ करता था, जो कड़ा का इक्तेदार हुआ करता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर देवगिरी पर एक बार फिर से आक्रमण किया और वहां से भारी संपत्ति लूटकर ये वापस लौटा। और आप जानते हैं कि रामचंद्र देव की ही पुत्री को भी अगवा करके ले आया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और जब इस बात का पता चला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो वो बेहद नाराज हुआ और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा नामक स्थान पर गया। और जब कड़ा नामक स्थान पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गया, तो हम सब जानते हैं कि 1296 ईस्वी में धोखे से ही अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मारा ही किसके द्वारा गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारा गया। और हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। और हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन बैठा खुद अलाउद्दीन खिलजी। और आप जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि खिलजी डायनेस्टी, यदि खिलजी वंश से कोई क्वेश्चन आएगा तो 90% पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल कहां से पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, इंपॉर्टेंट सुल्तान है खिलजी डायनेस्टी का या दिल्ली सल्तनत का। तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद हमें बात करनी है और हमें डिस्कस करना है अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर रफा दफा करेंगे। अगली क्लास में जो आपसे मुलाकात होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में और फिनिश करेंगे खिलजी डायनेस्टी, फिर पहुंचेंगे तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।